हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। जैसा कि पिछले लेक्चर में हम लोग स्ट्रेस के बारे में समझे थे कि स्ट्रेस क्या होता है, स्ट्रेस कितने तरह का होता है, इन सब के बारे में हम लोग समझ लिए थे। आज हम लोग स्ट्रेन के बारे में समझते हैं कि स्ट्रेन क्या है, उसको कैसे डिफाइन किया जाता है, उसके बारे में आज हम लोग समझते हैं। चलिए देख लेते हैं कि स्ट्रेन क्या है। तो स्ट्रेन होता है कि कह रहा है इट इज़ अ मेजर ऑफ डिफॉर्मेशन। या क्या है स्ट्रेन, या एक डिफॉर्मेशन को मेजर करता है, उसे ही हम लोग स्ट्रेन बोलते हैं। स्ट्रेन को अगर डिफाइन करना हो तो कह सकते हैं कि चेंज इन डायमेंशन पर यूनिट ओरिजिनल डायमेंशन, चेंज इन डायमेंशन पर यूनिट ओरिजिनल डायमेंशन, या कह सकते हैं चेंज इन डायमेंशन पर यूनिट ओरिजिनल डायमेंशन। ऐसे भी हम लोग डिफाइन कर सकते हैं, इसको लिख सकते हैं। अब देखिए कह रहा है इट इज़ डायमेंशन लेस क्वांटिटी, इट इज़ डायमेंशन लेस क्वांटिटी। देखिए यहाँ समझ लेंगे यह क्या है। स्ट्रेंथ कह रहा है चेंज इन डायमेंशन, या कह सकते हैं चेंज इन लेंथ, डेल एल बाई एल। अब कह रहा है इट इज़ डायमेंशन लेस क्वांटिटी, इसका कोई डायमेंशन नहीं होता है। कैसे नहीं होगा, तो देखिए लेंथ का कोई यूनिट सेंटीमीटर, मीटर या किलोमीटर होगा, चेंज इन लेंथ। या कह सकते हैं लेंथ का वही यूनिट होगा, सेंटीमीटर, मीटर या किलोमीटर। तो सेंटीमीटर डिवाइडेड बाई सेंटीमीटर, ये दोनों कट जाएगा, कोई डायमेंशन नहीं बचेगा, कोई डायमेंशन नहीं बचेगा। अब देखते हैं, तो हम लोग स्ट्रेन के बारे में समझ लिए कि स्ट्रेन क्या है। तो स्ट्रेन होता है चेंज इन लेंथ पर यूनिट एक्चुअल लेंथ, चेंज इन लेंथ पर यूनिट एक्चुअल लेंथ, इसी को हम लोग स्ट्रेन बोलते हैं। स्ट्रेन को स्मॉल ई से दिखाते हैं, तो स्मॉल ई इज इक्वल टू हो जाएगा चेंज इन लेंथ डिवाइडेड बाई ऑफ एक्चुअल लेंथ। अब चलिए देखते हैं हुक्स लॉ के बारे में। हुक्स लॉ क्या है, तो हुक्स लॉ कहता है कि स्ट्रेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्ट्रेन। हुक्स लॉ क्या कहता है, स्ट्रेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्ट्रेन। किस कंडीशन में, स्ट्रेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्ट्रेन, किस कंडीशन में। तो हुक्स लॉ का कुछ एजम्पशन है, उसके बारे में देख लेते हैं कि हुक्स लॉ का क्या एजम्पशन है। तो पहला एजम्पशन है, कह रहा है केमिकल कंपोजिशन इज कांस्टेंट थ्रू आउट द क्रॉस सेक्शन। केमिकल कंपोजिशन, केमिकल कंपोजिशन कहने का मतलब वह अगर कोई मटेरियल है तो वह एक ही कंपोजिशन से बना हो। फिर कह रहा है दो नंबर में देयर इज नो चेंज इन टेम्परेचर ड्यूरिंग लोड। कह रहा है जब हम उस मटेरियल पर कोई लोड अप्लाई करेंगे तो इस टाइम कोई टेम्परेचर चेंज नहीं होना चाहिए, 2 नंबर कह रहा है। 3 नंबर में कह रहा है कि देयर इज नो स्ट्रेस कंसंट्रेशन, सरफेस इज परफेक्टली स्मूथ। इसका क्या मतलब है देख लेते हैं। इसका कहने का मतलब है कि मान लीजिए अगर कोई मटेरियल है जिसका यह एक सरफेस है, कोई मटेरियल है जिसका ये एक सरफेस है, तो इस सरफेस के बारे में कह रहा है, या जो ऊपर का जो सरफेस है इस सरफेस के बारे में कह रहा है कि सरफेस कैसा होना चाहिए, तो बिल्कुल स्मूथ होना चाहिए, उसमें कोई फ्रिक्शन नहीं होना चाहिए और ना ही वह ऊबड़ खाबड़ होना चाहिए, और ना ही वह ऊबड़ खाबड़ होना चाहिए। समझ में आया? ये नहीं आया तो देखिए फिर से एक बार इसको देख लेते हैं कि मान लीजिए कोई एक मटेरियल है जिसका सरफेस ऐसा है, जिसका सरफेस ऐसा है, तो देखिए इस जगह पर इसका क्रॉस सेक्शन एरिया कम है इसकी तुलना में। यहाँ पर क्या है, तो क्रॉस सेक्शन एरिया ज़्यादा है इसकी तुलना में। तो कह सकते हैं कि यहाँ पर क्रॉस सेक्शन एरिया, इस जगह पर अगर क्रॉस सेक्शन एरिया कम है तो यहाँ पर क्या होगा, स्ट्रेस ज़्यादा होगा। कैसे, तो स्ट्रेस हम लोग जानते हैं स्ट्रेस इज इक्वल टू लोड पर यूनिट एरिया। तो जहाँ पर स्ट्रेस कम होगा वहाँ पर
सॉरी जहाँ पर एरिया कम होगा, जहाँ पर एरिया कम होगा वहाँ पर स्ट्रेस का वैल्यू ज़्यादा होगा। तो कहने का मतलब इस जगह पर स्ट्रेस का क्या हो गया, कंसंट्रेशन हो गया, यानी एक ही जगह पर ज़्यादा स्ट्रेस पड़ गया। ठीक है, तो इस तरह का स्ट्रेस नहीं लगना चाहिए किसी मटेरियल में। अगर इस तरह का कोई स्ट्रेस नहीं लगता है तब जाकर के वह हुक्स लॉ को फॉलो करेगा। फिर देख लेते हैं आगे कह रहा है कि द मटेरियल इज डिफॉर्मेबल। मटेरियल कैसा होना चाहिए, मटेरियल आपका डिफॉर्मेबल होना चाहिए, यानी वह मटेरियल रिजिड नहीं होना चाहिए, मटेरियल डिफॉर्मेबल होना चाहिए। अब देखिए कह रहा है स्ट्रेस क्या होता है, रेसिस्टिंग फोर्स पर यूनिट एरिया, जो कि हम लोग पहले ही जान चुके हैं। रेसिस्टिंग फोर्स पर यूनिट एरिया पहले ही हम लोग पढ़े हुए हैं। अब देखिए मान लीजिए कोई एक प्रिज्मेटिक बार लेते हैं। प्रिज्मेटिक बार का मतलब क्या होता है कि उसका जो सरफेस होगा वह थ्रू आउट, जो उसका सरफेस होगा थ्रू आउट द सेम होगा, ऊबर खाबर इस तरह से कोई सरफेस नहीं होगा। उसका सरफेस, कोई प्रिज्मेटिक बार है तो उसका सरफेस थ्रू आउट द क्रॉस सेक्शन क्या होगा, इक्वल होगा, ऊबर खाबर नहीं होगा, कोई फ्रिक्शन नहीं होगा, उसे ही हम लोग प्रिज्मेटिक बार कहते हैं। जैसे देख लीजिए यहाँ पर लिखा हुआ है इट मीन्स द क्रॉस सेक्शन आर थ्रू आउट द सेम, थ्रू आउट द सेम, किस चीज़ के थ्रू आउट, तो इस क्रॉस सेक्शन के थ्रू आउट क्या होगा, सेम होगा। कहीं पर भी क्रॉस सेक्शन काटेंगे तो वहाँ पर उसका एरिया सेम होगा। अगर यहाँ काट लिए तो यहाँ पर भी एरिया सेम होना चाहिए क्रॉस सेक्शन का, यहाँ पर भी सेम होना चाहिए और यहाँ पर भी सेम होना चाहिए। ठीक है, और कह रहा है कि जो मटेरियल होना चाहिए वह डिफॉर्मेबल होना चाहिए, जो कि हम लोग पहले भी देख लिए हैं। अब चलिए देखते हैं आगे। कह रहा है अकॉर्डिंग टू हुक्स लॉ, अकॉर्डिंग टू हुक्स लॉ पहले हम लोग देख चुके हैं। स्ट्रेस क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्ट्रेन। स्ट्रेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्ट्रेन। स्ट्रेस को हम लोग सिग्मा से दिखाते हैं और स्ट्रेन को स्मॉल ई से। देन सिग्मा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्मॉल ई, ये क्या हो गया, नॉर्मल स्ट्रेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नॉर्मल स्ट्रेन, और ये सिंपल स्ट्रेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द सिंपल स्ट्रेन, और ये क्या हो गया टाउ, शियर स्ट्रेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द शियर स्ट्रेन। टाउ को शियर स्ट्रेस दिखाते हैं और फाई को हम लोग शियर स्ट्रेन से दिखाते हैं। ठीक है, तो यह देखिए पहले हम लोग जान चुके हैं कि स्ट्रेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्ट्रेन, और जब यह प्रोपोर्शनलिटी हटाएंगे तो एक कांस्टेंट आएगा जिसको ई से दिखाते हैं, और इस ई को हम लोग यंग्स मॉडुलस बोलते हैं। देन स्ट्रेस इज इक्वल टू यंग्स मॉडुलस इनटू स्ट्रेन। देन यंग्स मॉडुलस आपका हो जाएगा स्ट्रेस बाई स्ट्रेन। देन यंग्स मॉडुलस को कह सकते हैं कि यंग्स मॉडुलस इज अ रेशियो ऑफ स्ट्रेस टू द स्ट्रेन। अब चलिए आगे हम लोग देखते हैं। आगे कह रहा है कि स्ट्रेस कैन बी कैलकुलेटेड कैन नॉट बी मेजर। स्ट्रेस के बारे में कह रहा है कि स्ट्रेस जो है उसको कैलकुलेट कर सकते हैं, मेजर नहीं कर सकते हैं। कैसे, तो देख लीजिए यह एक इंटरनल प्रॉपर्टी है। पहले भी मैंने इसके बारे में बताया था कि स्ट्रेस क्या है, कि इंटरनल प्रॉपर्टी है। जब किसी हम बॉडी में स्ट्रेन देने का कोशिश करते हैं तो बॉडी अपने अंदर एक रेसिस्टिंग फोर्स डेवलप करता है उस स्ट्रेन के अगेंस्ट में। तो उस स्ट्रेस के अगेंस्ट में जो रेसिस्टिंग फोर्स डेवलप करता है वह बॉडी, उसी स्ट्रेस को हम लोग, उसी रेसिस्टिंग फोर्स को हम लोग क्या बोलते हैं, स्ट्रेस। ठीक है, तो आगे देखिए ये बात हम लोग को समझ में आ गई। तो आगे देखते हैं यंग्स मॉडुलस। यंग्स मॉडुलस के बारे में हम लोग देख चुके हैं कि यंग्स मॉडुलस क्या होता है, यह रेशियो होता है स्ट्रेस
स्ट्रेस बाई स्ट्रेन का। देन इसका यूनिट हो जाएगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। स्ट्रेस का यूनिट डिवाइडेड बाई स्ट्रेन का यूनिट। स्ट्रेन तो यूनिट लेस होता है, डायमेंशन लेस होता है। देन यंग्स मॉडुलस का यूनिट वही हो जाएगा जो स्ट्रेस का यूनिट होगा। यंग्स मॉडुलस इज मेजर ऑफ स्टिफनेस। यंग्स मॉडुलस किस चीज़ में यूज किया जाता है, तो वह मटेरियल का स्टिफनेस बताने में मदद करता है। कहने का मतलब ये किसी बॉडी का अगर किसी बॉडी का यंग्स मॉडुलस ज़्यादा है तो इसका कहने का मतलब ये है कि वह बॉडी बहुत उतना ही मजबूत है। मान लीजिए कोई बॉडी ए लेते हैं और कोई बॉडी बी लेते हैं। अगर ए का यंग्स मॉडुलस ज़्यादा है बी की तुलना में, देन कह सकते हैं कि ए जो है बी की तुलना में ज़्यादा मजबूत है। देन समझ में आया? आगे देख लेते हैं। अब देखिए इलास्टिक मटेरियल एंड प्लास्टिक मटेरियल के बारे में समझ लेते हैं कि इलास्टिक मटेरियल क्या होता है और प्लास्टिक मटेरियल क्या होता है। मान लीजिए कोई एक बार लेते हैं, उस पर एक टेंसाइल फोर्स अप्लाई करते हैं, उस पर दोनों तरफ से टेंसाइल फोर्स अप्लाई करते हैं और उस मटेरियल का यंग्स मॉडुलस m है, लेंथ l है और उस पर जो हम लोग टेंसाइल फोर्स अप्लाई करते हैं तो क्या होता है कि वह मटेरियल डेल l से वह खींच जाता है, उसमें स्ट्रेन डेल l आ जाता है। अगर उस मटेरियल पर से टेंसाइल फोर्स लगाना अगर हम लोग छोड़ देते हैं, अगर उस टेंसाइल फोर्स को जीरो कर देते हैं तो क्या होगा, उस बॉडी में अगर स्ट्रेन चेंज इन लेंथ अगर जीरो हो जाए तो उस बॉडी को हम लोग कहेंगे इलास्टिक मटेरियल। कहने का मतलब जैसे मान लीजिए कोई एक रबर लेते हैं एग्जांपल के तौर पर, अगर हम उस रबर को खींचते हैं और उसमें कुछ इलोंगेशन आता है और उस रबर को खींचना छोड़ देते हैं तो वो अपने ओरिजिनल शेप में आ जाता है, देन उसको कहेंगे इलास्टिक मटेरियल। प्लास्टिक मटेरियल का क्या मतलब हुआ? प्लास्टिक मटेरियल का मतलब हुआ कि मान लीजिए अगर कोई मटेरियल है उस पर P फोर्स लगाते हैं, P लोड लगाते हैं और उस लोड के कारण उस मटेरियल में डेल L का डिफॉर्मेशन होता है। अगर फिर उस लोड को हम लोग लगाना छोड़ देते हैं तो अगर वह बॉडी अपने ओरिजिनल शेप में नहीं आ पाता है तो उस टाइप के मटेरियल को हम लोग प्लास्टिक मटेरियल बोलेंगे। ठीक है, देखिए मटेरियल डज नॉट रीगेन ओरिजिनल शेप एंड साइज। अगर मटेरियल अपने ओरिजिनल शेप एंड साइज को कम्प्लीटली रीगेन नहीं कर पाता है तो उस टाइप के मटेरियल को हम लोग प्लास्टिक मटेरियल बोलेंगे। अगर कोई मटेरियल अपने ओरिजिनल शेप और साइज को रीगेन कर लेते हैं तो उस तरह के मटेरियल को हम लोग इलास्टिक मटेरियल बोलते हैं। समझ में आया? इलास्टिक और प्लास्टिक के बारे में आप लोगों को समझ में आया कि इलास्टिक मटेरियल क्या होता है और प्लास्टिक मटेरियल क्या होता है। इलास्टिक मटेरियल के बारे में बताया गया कि अगर किसी बॉडी पर P फोर्स लगाना बंद कर दें तो अगर वह बॉडी अपने ओरिजिनल शेप और साइज को रिगेन कर लेता है तो उस टाइप के मटेरियल को हम लोग इलास्टिक मटेरियल बोलेंगे। अगर वह मटेरियल अपने ओरिजिनल शेप और साइज को रिगेन नहीं कर पाता है देन उस टाइप ऑफ मटेरियल को हम लोग प्लास्टिक मटेरियल बोलेंगे। ठीक है, अब देखिए स्ट्रेस और स्ट्रेन के बीच में एक ग्राफ बनता है। यह एक स्ट्रेट लाइन होता है जो ओरिजिन से पास करता है और जहाँ तक ये स्ट्रेट लाइन जाता है हुक्स लॉ को फॉलो करते हैं यहाँ तक, और इसको हम लोग इलास्टिक मटेरियल बोलेंगे, इलास्टिक मटेरियल बोलेंगे। रिजिड मटेरियल देख लेते हैं। रिजिड मटेरियल में क्या होगा? रिजिड मटेरियल में कोई स्ट्रेन नहीं होगा। देन हम लोग जानते हैं कि स्ट्रेस इज इक्वल टू यंग्स मॉडुलस इनटू स्ट्रेन। देन अगर इसमें कोई स्ट्रेन नहीं होगा तो ये क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। देन E इज इक्वल टू कह सकते हैं E इज इक्वल टू सिग्मा बाई E। देन ये जीरो हो गया तो यहाँ पर हम लोग जीरो रखेंगे तो स्ट्रेस बाई जीरो क्या हो जाएगा? इन्फिनिटी, यानी E इज इक्वल टू इन्फिनिटी हो गया। देन पहले हम लोग समझ चुके हैं कि E इज इक्वल टू क्या होता है?
स्ट्रेस बाई ऑफ स्ट्रेन। देन यहाँ पर हम लोग एक ग्राफ बनाए थे स्ट्रेस और स्ट्रेन के बीच में, तो कह सकते हैं इस ग्राफ का अगर हम लोग इलिवेशन निकालें तो क्या हो जाएगा, E इज इक्वल टू स्ट्रेस बाई ऑफ स्ट्रेन, यही ना होगा। इस ग्राफ का ये स्ट्रेन हो गया, ये स्ट्रेस हो गया। अगर इसका इलिवेशन निकालें तो आपका हो जाएगा इलिवेशन इज इक्वल टू आपका हो जाएगा स्ट्रेस बाई ऑफ स्ट्रेन, y बाई एक्स होता है। देन ये किसके बराबर है, यंग्स मॉडुलस के बराबर है। और ये रिजिड मटेरियल में क्या हो रहा है, इन्फिनिटी हो रहा है। तो ये क्या हो जाएगा, y एक्सिस के पैरेलल होगा, या कह सकते हैं y एक्सिस ही होगा। देन रिजिड मटेरियल का ग्राफ आपका बनेगा वह स्ट्रेस के ग्राफ पे ही होगा, या कह सकते हैं इसके पैरेलल हो सकता है, स्ट्रेस के पैरेलल हो सकता है। अब चलिए देखते हैं आइडियल प्लास्टिक मटेरियल के बारे में। प्लास्टिक मटेरियल का मतलब क्या हुआ कि वो मटेरियल में विदाउट स्ट्रेस, एक बार अगर उस मटेरियल में पर स्ट्रेस डेवलप कर दिए, कोई लोड लगा दिए, तो अब बिना लोड लगाए ही उस मटेरियल में क्या होगा, स्ट्रेन होगा। तो स्ट्रेन उसमें डेवलप होगा बगैर लोड लगाए। देन इस टाइप ऑफ मटेरियल का जो ग्राफ होगा वह एक्स एक्सिस पर होगा। जैसे कि स्ट्रेस इज इक्वल टू जानते हैं पी वाई ऑफ ए होता है। देन अगर स्ट्रेस इज इक्वल टू 0 कर दें, देन स्ट्रेस इज इक्वल टू ये वह इसका वैल्यू 0 कर दें, इसका वैल्यू 0 कर दें तो क्या हो जाएगा, ये स्ट्रेस 0 हो जाएगा। देन स्ट्रेस का वैल्यू कहाँ पे 0 होगा, तो एक्स एक्सिस पर 0 होगा। देन इसका ग्राफ ऐसे बनेगा आइडियल प्लास्टिक का। आगे देख लेते हैं। अब देखते हैं इलास्टोप्लास्टिक मटेरियल का ग्राफ कैसा बनेगा। तो नाम से ही स्पष्ट हो रहा है कि यह मटेरियल कैसा इलास्टिक है और देन वह प्लास्टिक बिहेवियर दे रहा है। तो इसका ग्राफ हम लोग देखिए ऐसे, इलास्टिक ये हो गया और प्लास्टिक बनाना है तो प्लास्टिक ऐसे हो जाएगा। प्लास्टिक मटेरियल का मतलब उसमें डिफॉर्मेशन हो रहा है विदाउट एनी स्ट्रेस के। देन इसका ग्राफ ऐसे हो जाएगा। अब देखिए 5 नंबर में कह रहा है रिजिड प्लास्टिक मटेरियल या परफेक्टली प्लास्टिक मटेरियल। रिजिड का मतलब क्या हो गया, उसमें कोई स्ट्रेन नहीं आ रहा है, तो वह स्ट्रेस के पैरेलल होगा या स्ट्रेस वाला ही लाइन होगा। अब क्या कह रहा है, ये प्लास्टिक कह रहा है, ये तो रिजिड का ग्राफ बन गया यहाँ पे। अब क्या कह रहा है, देन प्लास्टिक, तो विदाउट एनी स्ट्रेस उसमें क्या होगा, स्ट्रेन डेवलप होगा। देन इसका ग्राफ ऐसे होगा, ये हो गया और ये हो गया। देन ये किसका ग्राफ हो गया, रिजिड प्लास्टिक मटेरियल का ग्राफ हो गया। ठीक है, देखिए इतना समझने के बाद अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है।